हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की कुछ फेमस थ्योरीज़ की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे डेवलपमेंट के चाइल्ड डेवलपमेंट के 3 डोमेन होते हैं: कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल इमोशनल डोमेन। इन्हीं डोमेन्स पे हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज बनाई थी। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थ्योरी है और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिस पे पूछे जाते हैं वो है पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने जो मेन थ्योरी बताई थी वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। एंड पियाजे, जो जीन पियाजे हैं, वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये थ्योरी 1936 में इसका इंट्रोडक्शन दिया था। मैं आपको बता दूं, जो जीन पियाजे थे वो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले चाइल्ड के ऊपर रिसर्च करी थी। बाकी के जो इनसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे वो पहले एनिमल्स बिहेवियर पे रिसर्च करते थे, देन आफ्टर डैट उन लॉज को, उन फैक्ट्स को वो ह्यूमन पे अप्लाई करते थे। लेकिन जीन पियाजे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हैं वो जीन पियाजे को बोला जाता है। अब जीन पियाजे को और भी हम कुछ टर्म से हम बोलते हैं, जैसे इनेटिस्ट अभी आपको मैं आगे बताऊंगी इनेटिस्ट क्यों बोला जाता है। उनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि वो एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो नॉलेज के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो उन्होंने जो ज्ञान है, हमारे जो ब्रेन है, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उनको लेकर रिसर्च करी थी बहुत सारी, तो इसीलिए उनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। जेनेटिक का भी मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि क्यों जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट बोला जाता है। और अगर देखा जाए तो उनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं, जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उन सब में ये पूछ लिया जाता है। आज हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, मेनली हम ये बेसिक आइडिया डिस्कस करने वाले हैं कि जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था, बेसिक आइडिया क्या था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉग्निटिव का मतलब क्या है। हमारी जो जितनी भी मेंटल, ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, उसमें सबसे पहले थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आती है। और जिन चीज़ों को लेकर पियाजे ने बच्चे की कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट, थिंकिंग का, रीजनिंग का, किस तरह से उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट है, वो होता है। अगर हम बात करें, जो उनका मेन फोकस था, मेन एम्फसाइज था, वो था एज को लेकर, कि जो बच्चे का कॉग्निटिव, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो होता है एज के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, तो वैसे ही बच्चे की थिंकिंग भी इंक्रीज होती जाती है। अगर हम बोले, एज को उन्होंने रिलेट किया था बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से। जैसे जैसे बच्चा बायोलॉजिकली उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है फिजिकली, वैसे वैसे बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी होता है। तो उनका जो मेन एम्फेसाइज था वो था एज को लेकर। अगर हम बात करें कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उन्होंने कुछ कॉजेज बताए थे कि क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहला जो मेन उनका फोकस था वो था एज, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। इसका उन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया था अपनी थ्योरी में, और इसी के ऊपर लेकर उन्होंने डिस्कस करी थी अपनी थ्योरी। उन्होंने ये कहा था कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इसीलिए उनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। उनका ये मानना था बच्चे की एज के साथ साथ बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और सेकंड जो कारण होता है बच्चे की नॉलेज का, सबसे मेन तो कारण होता है जब बच्चा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा चीज़ों को समझता जाएगा। सेकंड, और वो किसके थ्रू समझेगा, फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू समझेगा। जो मेन एज के बाद उनका मेन फोकस था
कि जो एक्टिविटीज़ बच्चा फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज़ करेगा, मतलब वो खुद जब करेगा एक्टिविटीज़ को, तब वो उसकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है वो डेवलप होगी। और सोशल एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा उन्होंने कम उसके ऊपर ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी का रोल बहुत कम होता है बच्चे की थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने, मतलब बच्चे का ब्रेन को जो जितनी भी एबिलिटीज़ है उसको कंस्ट्रक्ट करने में मेन जो रोल होता है बच्चे का एज, और जितनी वो उस एज में अलग अलग एक्टिविटी करता है। यानी कि जब बच्चे की एज बढ़ती है उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं जब जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा उसके बाद ही बच्चे की लर्निंग होगी। इट मीन्स कि डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा फिर वो किसी चीज़ को सीखेगा। जब तक बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक बच्चा बायोलॉजिकली उस चीज़ को सीखने के लिए मैच्योर नहीं होगा, हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। अगर हम बोले कि बहुत छोटे बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम सिखा दें, नहीं, जब तक बच्चा उन एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है हम उसको वो चीज़ नहीं सिखा सकते। तो उन्होंने इसीलिए एज को सबसे ज़्यादा फोकस किया था, और इसीलिए उनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न था वो हेरिडिटी को लेकर था कि जैसे जैसे बच्चे की एज, क्योंकि हेरिडिटी फैक्टर है ये एज, जैसे जैसे बच्चे की बायोलॉजिकली एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चा चीज़ों को सीखता जाएगा, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। तो इसीलिए वो जो मोर इम्पोर्टेंस देते हैं वो हेरिडिटी को देते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्याजे ने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो किसको दी थी, उन्होंने हेरिडिटी को दी थी, सोसाइटी को नहीं दी थी। और उनका ये मानना था कि बच्चे के अंदर एक इनेट खुद ही एबिलिटी होती है, खुद के अंदर ही बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है किसी चीज़ को सीखने की, और वो इनेट एबिलिटी कब आती है, जब वो बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाता है, जब उसकी वो एज आ जाती है। अगर हम बोलें कि बहुत छोटा बच्चा है, जब वो सेंसरी इन्फेंट स्टेज पे होता है, और हम उसे बोले कि हम उसे मैथ्स के बड़े बड़े कंसेप्ट सिखा देंगे, उसको लैंग्वेज सिखा देंगे, नहीं सिखा सकते जब तक कि वो एक पर्टिकुलर एज पे नहीं आ जाता। तो इसीलिए, और हर एबिलिटी उन्होंने किससे रिलेट करी थी कि बच्चे के अंदर ये खुद के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, जब तक बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होएगा उसके अंदर वो एबिलिटी अपने आप आती जाएगी, इसीलिए उनको इनेटिस्ट भी बोला जाता है। सो आइए आगे देख लेते हैं इस थ्योरी का बेसिक आइडिया और क्या था। उनका ये मानना था बच्चे छोटे साइंटिस्ट होते हैं और एक्टिव बिल्डर होते हैं, नॉलेज को एक्टिवली खुद बनाते हैं बच्चे। जो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को चीज़ों को तोड़ने की बहुत आदत होती है, बच्चे खुद ही उन चीज़ों को सीखते हैं। जैसे अगर आपने बच्चों को बॉल पकड़ा दी तो वो पहले खुद ही फेंक कर देखेगा उस बॉल को, और वो खुद ही एक्सपीरियंस करेगा कि बॉल को फेंकने से ये जंप करती है, और मतलब लाइक जितनी भी राउंड सर्कल शेप में होती है वो बॉल होती है। तो बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू ही खुद नॉलेज को बिल्ड कर रहा है। और देखिए सबसे बड़ा जो उन्होंने बात बोली थी कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, ये आ गया हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अपोजिट व्यू है उनका, क्योंकि हमने जब पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो एज पे डिपेंड करता है, स्टेजेस पे, यानी कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग डेवलपमेंट होगा, तो यानी कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यू वे में होगा। एक स्टेज पर आके किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, फिर दूसरी स्टेज में किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, तो इस तरह से उन्होंने डिसकंटिन्यूस इसे बोला था। उन्होंने ओवरऑल उसे डिसकंटिन्यूस नहीं बोला, उन्होंने कहा कि स्टेज के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए उनका ये मानना था कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। और जो 4 फैक्टर्स थे, मेन जो 4 कारक थे, अगर हम 4 कारकों की बात करें, सबसे पहला हमने जैसे बात करी मैच्योरेशन, जब बच्चा किसी चीज़ में के लिए मैच्योर होगा तभी बच्चा कुछ सीख पाएगा। तो यानी कि उनका मानना था बच्चा पहले डेवलप करेगा और फिर ही सीखेगा। जब तक अब आपने भी देखा होगा जो हम करिकुलम हमारा डिज़ाइन होता है वो बच्चे की अलग अलग स्टेज का अलग अलग होता है। जैसे प्री स्कूल के लिए अलग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, फिर जैसे हम बच्चा आगे स्कूल्स में जाता है उसका करिकुलम अलग डिज़ाइन किया जाता है। वो इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम में चेंजेस करते हैं। तो उनका यही मानना था जब तक बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए उसकी वो एज नहीं है वो नहीं सीख पाएगा। तो यानी कि डेवलपमेंट पहले होगा फिर बच्चा सीखेगा। एक्सपीरियंसेस, कुछ जो बच्चा फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, थोड़ा सा उन्होंने कहा एक इंटरेक्शन, फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे बच्चा नॉलेज का बैलेंस बनाता है। इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नॉलेज गेन करने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो यानी कि उनका ये मानना था रेडीनेस टू लर्न,
एक ये लॉ आपने, अगर आप आगे पढ़ोगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी भी है लॉ ऑफ रेडीनेस। वो है कि रेडीनेस मतलब कि लॉ ऑफ रेडीनेस उस उधर मतलब है कि बच्चों को तैयार करने का, जो हम तैयार करते हैं, जैसे मोटिवेट करके हम बच्चों को रेडी कर सकते हैं कुछ चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनका ये मानना था पहले बच्चों की रेडीनेस होनी चाहिए, यानी कि उनकी एज होनी चाहिए पहले उस चीज़ को सीखने के लिए। पहले बच्चा उस चीज़ पे, उस स्टेज पर आना चाहिए किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि मैं बच्चे को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लास 3 या सेकंड में सिखा दूं, नहीं सिखा सकती, क्योंकि बच्चे की वो एज ही नहीं है, उसकी इतनी कोग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किन 2 प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।